Hello, guys. How are you? Hopefully, fine and doing well. So, a brief study in last class, we just again partnership. Partnership is a relationship between two and more persons to conduct business activity. Business that is legal business with intention to earn profit, which is carried out by all or any of them, act for all. दैट मीन्स बिजनेस होना चाहिए, दो पर्सन होने चाहिए, उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए, अर्न करना, प्रॉफिट उनका मोटिव होना चाहिए। ये बिज़नेस सारे पार्टनर्स रन कर सकते हैं या उनमें से कोई एक जो सबके बिहाफ पे वर्क करेगा। उस बिज़नेस एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट को ये लोग शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज़ पर एग्रीड, जब उन्होंने स्टार्ट की होगी पार्टनरशिप, उस समय जो उनका एग्रीड रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये सारी रेगुलेशंस, ये सारे नॉर्म्स किस एक्ट के थ्रू रेगुलेट होंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932। हियर पार्टनरशिप डीड। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? ये क्या चीज़ है? कल की क्लास में हमने देखा था जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है हमारी पार्टनरशिप की जो इंक्लूड होती हैं रिटन फॉर्म में, वो रिटन फॉर्म हमारा क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप डीड। ये लीगल पेपर होता है लाइक स्टैम्प पेपर्स, जिसमें आपके सारे नॉर्म्स लिखे हुए होते हैं। आपकी पार्टनरशिप का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बेस पे आपकी पार्टनरशिप फ्रेम हुई है। सो हियर वी स्टडी अबाउट पार्टनरशिप डीड। इन द पार्टनरशिप डीड, in the partnership a formal agreement between two and more person who share the ownership, responsibilities, profit, etc. यहाँ पे हर एक चीज़, क्योंकि अगर पार्टनर्स हैं, इक्वल लेवल पे हैं, इक्वल फॉर्म में वो पार्टनर्स बने, तो वो हर एक चीज़ शेयर करेंगे, ऑनरशिप शेयर करेंगे, एज वेल एज ऑनरशिप को एंटरटेन करने के साथ साथ जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए भी वो लाइबल होंगे। जो प्रॉफिट होगा बिजनेस एक्टिविटी से उन्हें वो शेयर करेंगे। दैट मीन्स ये जितने भी नॉर्म्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कहाँ लिखी हुई होगी? पार्टनरशिप डीड में। अ रिटन डॉक्यूमेंट विच हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ, अ रिटन डॉक्यूमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो जाए इन केस पार्टनर्स के अमंग्स, तो वो हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग जो डीड में जो रिटर्न होगा वही आपके क्या होगा? लागू होगा। अगर डीड में रेशियो पार्टनर्स का 3:2 है, बाद में वो बोलते नहीं 1:1 होगा, नहीं, वहाँ पे अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट में 3:2 है, दैट मीन्स आपका अप्लाई कौन सा रेशियो होगा? 3:2। इन्फोर्सेबल बाय द लॉ एंड गाइड द पार्टनर्स टू कंडक्ट द बिजनेस। यहाँ गाइड, दैट मीन्स गाइड का मीन्स कैसे कि किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या नॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई होगी? पार्टनरशिप डीड में। ऑल्दो पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट डिमांड फॉर रिटर्न एग्रीमेंट, ये कहीं नहीं लिखा है एक्ट में कि आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। ओरल भी उतना ही वैलिड है जितना रिटर्न है, लेकिन इन केस अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए पार्टनर्स के बीच में, तो वहाँ पे उस बात को, उस डिस्प्यूट पॉइंट को वैलिड करने के लिए उन्हें बहुत सारे एविडेंस देने होंगे। अगर यही रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो इट्स सफिशिएंट। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि ऑलवेज इन रिटर्न एग्रीमेंट, बट इट्स प्रिफरेबल कि हमारा पार्टनरशिप डीड हमेशा किस में होना चाहिए? रिटर्न एग्रीमेंट में। इट कंटेन, पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी? नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, किस नेचर का बिजनेस किया जा रहा है, टेक्सटाइल है, मेडिकल है, किस टाइप का मेजर, हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी अमाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, हर एक पार्टनर के राइट्स, ड्यूटीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइट की बात करें तो राइट क्या क्या हो गए पार्टनर्स के? राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, एक्सेट्रा। ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्सेट्रा। जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होती हैं वो सारी चीज़ें कंटेन कहाँ होगी? रिटर्न एग्रीमेंट, दैट इज़ पार्टनरशिप डीड में। एक तरह से पार्टनरशिप डीड एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बेस पे आपकी पार्टनरशिप फर्म फ्रेम्ड होती है। इट इंक्लूड्स द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स मैम अगर बिजनेस को जो नेट प्रॉफिट हुआ पीएनएल में, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में किस तरह से एप्रोप्रिएट किया जाएगा, ये सारी बातें भी कहाँ लिखी होगी? पार्टनरशिप डीड में। इट इंक्लूड्स
The appropriation of profit amongst the partners by way of salary, interest on capital, interest on drawing, and remaining profit as per profit sharing ratio. For example, पार्टनर ने कहा कि अगर मैंने वर्क किया तो मुझे सैलरी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस पर इंटरेस्ट चाहिए, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें जो भी पार्टनर्स डिमांड करता है वो सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी होनी चाहिए? पार्टनरशिप डीड में। अगर डीड में कोई भी क्लॉज नहीं लिखा हुआ, डीड में कोई भी क्लॉज नहीं डाला हुआ इन सब चीज़ का, और उसके बाद अगर वो बोलता है कि मुझे सैलरी चाहिए, उसको दी जाएगी क्या? नहीं। उसको ये इंटरेस्ट दिया जाएगा क्या? नहीं। मैम आपको कैसे पता कि ये दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो ये देखो नीचे, इन द केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने नहीं बनाई, आपने सपोज ओरल एग्रीमेंट कर रखा है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है आपके पास, उस केस में नथिंग इज़ टू बी गिवन टू पार्टनर। मैंने ये इजी लैंग्वेज में लिखा है, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं। नथिंग इज़ टू बी गिवन टू पार्टनर, पार्टनर को ना कुछ दिया जाएगा। नथिंग इज़ टू बी टेकन फ्रॉम द पार्टनर, ना पार्टनर से कुछ लिया जाएगा। अगेन आई रिपीट, न पार्टनर को कुछ दिया जाएगा, न पार्टनर से कुछ लिया जाएगा, एक्सेप्ट अगर पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है फर्म को, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे फर्म को क्या पे आउट करना होगा? इंटरेस्ट। वो चाहे डीड में लिखा हो या ना लिखा हो, हैव टू की सिचुएशन है, आपको ये हमेशा देना ही होगा। इसके अलावा ना कुछ दिया जाएगा ना कुछ लिया जाएगा। जो प्रॉफिट है वो शेयर किया जाएगा इक्वल रेशियो में। भले ही वर्बली आपने डिसाइड कर रखा था 3:2, 5:1, वॉटेवर, जो भी आपने रेशियो डिसाइड कर रखा था वो कोई वैलिड नहीं होगा। आपके पास हमेशा रेशियो क्या रहेगा? इक्वल, इन द केस ऑफ absence ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगेन आई रिपीट, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये क्वेश्चंस में बहुत साइलेंटली गिवन होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है अगर आपके पास डीड नहीं है, या फिर अगर मैं ये कह दूँ डीड तो बनी हुई है मैम लेकिन क्लॉज नहीं डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल सैलरी देने का क्लॉज नहीं डाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का क्लॉज नहीं डाला, तो उस सिचुएशन में ना पार्टनर को कुछ दिया जाएगा उस क्लॉज से रिलेटेड, ना उससे कुछ लिया जाएगा। सिर्फ जो प्रॉफिट है वो इक्वल रेशियो में डिसाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, सो वी कैन स्टडी अबाउट पार्टनरशिप डीड, जिसमें हमने देखा ये फॉर्मल एग्रीमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंटेन एनफोर्सेबल बाय द लॉ, विच कंटेन द नेम ऑफ द फर्म्स एक्सेट्रा, ऑल द टर्म्स एंड रेगुलेशंस, टर्म एंड कंडीशंस. It's also include the appropriation of profit, how much amount, and in what way the amount is given to the partner. In the case partnership deed is absent, then how much amount is payable and in which ratio. Nothing is to be given from partner and nothing is to be taken from partner. Nothing is to be given and nothing is to be taken from partner. Profit will be shared in equal ratio. Got it? Now we have to learn about charge and appropriation. Charge against profit and appropriation against profit. क्या चीज़ चार्ज है, क्या चीज़ एप्रोप्रिएशन है, ये कल की क्लास में भी हमने देखा था कि जो भी चीज़ें, जो भी पेमेंट आउटसाइडर को पे आउट किया जाता है वो हर एक अमाउंट हमारे लिए क्या होगी? चार्ज। चार्ज दैट मीन्स कंपल्सरी, हैव टू है, पे करना ही पड़ेगा। इन केस ऑनर को अगर वही अमाउंट पे करनी है तो वी कैन थिंक हाँ अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज़ नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप पहले किससे मांगोगे? अपने पापा से मांगोगे या पड़ोस के अंकल से मांगोगे? अपने पापा से मांगोगे, दैट मीन्स ऑनर। फिर उसके बाद में अगर आपको और ज़्यादा नीड है और नहीं हो रहा है तो आप पड़ोस वाले अंकल से जाओ, अदरवाइज़ आप हमेशा किससे लोगे? पहले पापा से। अब पापा ये रहेगा क्या सिचुएशन कि नहीं हर महीने मुझे इंटरेस्ट पे करना ही करना है, ज़रूरी है, हर महीने मुझे ये अमाउंट देनी ही ज़रूरी है? नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर यही अमाउंट अगर आपने अपने अंकल से ली होती तो वहाँ पे उन्हें हर महीने इंटरेस्ट देना होगा। दैट मीन्स जो बाहर वालों से लिया जाता है या बाहर वालों को जो देना है वो हमारे लिए क्या होगा? चार्ज। लेकिन जो ऑनर से लिया जाता है वो एप्रोप्रिएशन। दैट मीन्स ऑनर एडजस्ट कर सकता है, अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं। सो वी स्टडी अबाउट चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन।
एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर, कोई भी अमाउंट जो हमें पार्टनर्स को देनी है इन द कैपेसिटी ऑफ एज अ पार्टनर, गॉट इट, ये लाइन बहुत ध्यान से रखना है, पार्टनर्स की कैपेसिटी में देनी है, बिकॉज दे इन्वेस्ट देयर मनी एज कैपिटल टू अर्न प्रॉफिट। वो पार्टनर की कैपेसिटी कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की है। इस तरह से लगेगा, पार्टनर की कैपेसिटी कैसे हुई वो, क्योंकि उन्होंने अपनी अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में टू अर्न प्रॉफिट। अगर आप पैसा डालोगे बिजनेस में एज अ लोन की तौर पे कि भाई आपने मैं आपको लोन दे रहा हूँ, तो क्या आप पार्टनर बन पाओगे क्या? नहीं। अगर आपने एज अ कैपिटल उसमें अपनी अमाउंट डाली है कि भैया प्रॉफिट होगा तो अर्न करेंगे, लेके जाएंगे, और लॉस हुआ तो वो बियर करेंगे, तो उस कैपेसिटी में वो क्या बन गए? पार्टनर्स। अगर कोई भी अमाउंट हमें देनी है पार्टनर को इन कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, then it is treated as a appropriation of profit unless it treat and mention as charge. So I assume that कि हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, दो पार्टनर हैं, इन्वेस्ट द अमाउंट एज कैपिटल। मिस्टर ए ने क्या किया है? इन्वेस्ट द अमाउंट एज अ कैपिटल। ही वर्क फॉर बिजनेस एक्टिविटी, ये बिजनेस एक्टिविटी के लिए। Sorry for interrupt. Again we start. Mr. A and B, they are partners. They are running business. Mr. A invests the amount as a capital. Mr. B beside the capital इन्वेस्ट करने के अलावा गिवन लोन एंड प्रॉपर्टी टू द पार्टनरशिप फर्म। इन्होंने अमाउंट तो इन्वेस्ट की है बिजनेस में एज अ कैपिटल, उसके अलावा उन्होंने फर्म को लोन भी प्रोवाइड किया है। इवन अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी थी वो भी फर्म को दी है, लाइक गोडाउन, ऑफिस, उन सब के लिए। तो यहाँ पे सिचुएशंस हैं, ए ने सिर्फ कैपिटल लगाई है, बी ने कैपिटल के अलावा लोन भी दिया है एंड प्रॉपर्टी भी दी है। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जो मिस्टर ए है, ही वर्क फॉर बिजनेस एक्टिविटी, ये बिजनेस एक्टिविटी के लिए वर्क कर रहा है, अगेंस्ट विच, अब ये काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगा, क्योंकि मिस्टर बी है, हो सकता है उसने उतना काम नहीं किया हो जितना ए ने किया है, तो यहाँ पे ए डिमांड कर रहा है, अगेंस्ट विच दे डिमांड फॉर। अब यहाँ पे ये डिमांड कर सकते हैं सैलरी, बोनस, कमीशन। सैलरी मांग सकते हैं, जो बंदा काम करेगा वो सैलरी मांग सकता है, बोनस, कमीशन, अगर उसने बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्टिवली कंप्लीट किए हैं तो वो डिपेंड ऑन प्रॉफिट टर्म, प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग वो कमीशन डिमांड कर सकता है। तो ये रेमुनरेशंस की कैटेगरी में आते हैं, सैलरी, बोनस, कमीशंस, ये रेमुनरेशंस की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे पार्टनर रेमुनरेशंस मांग सकता है अपने काम के लिए, साथ में पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में उसके लिए वो इंटरेस्ट मांग सकता है, एंड जो सब कुछ देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको भी वो डिमांड करेगा कि भैया जो भी हमने डिसाइड किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसमें आप हमें दो। तो यहाँ पे वो लाइबल किस किस चीज़ के लिए है? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट के लिए। अब माइंड में ये आता है कि मैम वो सैलरी जो मांग रहा है वो किस कैपेसिटी में मांग रहा है, एज अ पार्टनर की कैपेसिटी में या कोई और एम्प्लॉय की कैपेसिटी में? अगर पार्टनर है काम तो करेंगे ना बच्चा, वो काम करेगा। सपोज़ 3-4 पार्टनर उसमें से 2 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक बिल्कुल नहीं कर रहा, तो वो 2 के मन में आएगा कि यार हम काम कर रहे हैं, तीसरा तो कर नहीं रहा, तो वो लोग बेटर बिजनेस रिलेशनशिप के लिए वो ए और बी बोल सकते हैं कि भैया हमें सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए, कमीशन, डिपेंड ऑन जो जो जैसा जैसा काम कर रहा है। अगर उन्होंने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किए और उन्होंने डीड में मेंशन किया है कि भैया जितनी कैपिटल इन्वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग इस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो इंटरेस्ट की डिमांड कर सकते हैं। और ओब्वियसली अगर पार्टनर ने कैपिटल डाली है तो वो प्रॉफिट की डिमांड तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे जो बिज़नेस एक्टिविटी के लिए वर्क कर रहे हैं वो इन सब की डिमांड करेंगे। तो बताओ ये अमाउंट जो पेबल है वो किस तौर पे है? पार्टनर की कैपेसिटी में ऑनर को यानी पार्टनर को देनी है, पार्टनर की कैपेसिटी में देनी है। नाउ अब ये अमाउंट जो हमें इतनी सारी पे करनी है, अगर क्वेश्चन ट्रीट करने को कहे कि एज अ चार्ज ट्रीट करने को कहे, दैट मीन्स भले ही पार्टनर को देनी है लेकिन चार्ज यानी कंपल्सरी, हैव टू, देना ही देना है।
चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, ऑलवेज प्रोवाइडेड, पार्टनर को देना ही देना है। और दूसरा अदरवाइज एप्रोप्रिएशन, अगर चार्ज क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। दैट मीन्स अप टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा उतना हम अपने पार्टनर्स को ये आइटम्स प्रोवाइड कर देंगे। आया समझ में? तो मैम पार्टनर्स को जो भी अमाउंट हम पे करेंगे, पार्टनर्स को जो भी अमाउंट हम पे करेंगे वो P&L में लिखेंगे या P&L एप्रोप्रिएशन में? माइंड में कन्फ्यूज़न हो रहा है। अब भले चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, चार्ज हो या एप्रोप्रिएशन, हम पार्टनर से रिलेटेड ये सारे आइटम्स कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनर से रिलेटेड सारे आइटम्स, ऑनर से रिलेटेड सारे आइटम्स बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये सारे कहाँ जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। ऑल्दो ट्रीटेड एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, ये हमेशा कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। चार्ज की केस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, पार्टनर को हैव टू है ऑलवेज अमाउंट देनी है। भले ही फर्म को 10,000 का लॉस हुआ, लेकिन अगर पार्टनर डिमांड कर रहा है सैलरी की 10,000, तो भैया पार्टनर को सैलरी देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रीटेड एज अ चार्ज, कंपल्सरी है, हैव टू है, देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम हमेशा क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। दैट मीन्स प्रॉफिट होगा और जितना होगा वहीं तक अमाउंट पार्टनर्स को प्रोवाइड होगी, अदरवाइज नहीं। Mr. B who invest capital also given a loan and property to partnership firm। तो मैम यहाँ पे लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, किस कैपेसिटी में दिया, एज अ पार्टनर? नो, पार्टनर की कैपेसिटी में वो कैपिटल देगा। लेकिन अगर उसने लोन प्रोवाइड किया है तो किस कैपेसिटी में किया है, लेंडर की कैपेसिटी में। तो और लेंडर की कैपेसिटी यानी पार्टनर नहीं है, और पार्टनर नहीं है तो वो क्या हो गया, आउटसाइडर। तो आउटसाइडर है तो वो ऑब्वियसली डिमांड करेगा लोन पे इंटरेस्ट की। किसकी डिमांड करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और आउटसाइडर को कोई भी अमाउंट जब पेबल होती है तो वो क्या होती है, चार्ज। दैट मीन्स हैव टू है, पे करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, देना ही पड़ेगा ऑलवेज, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे। अगर पार्टनर ने प्रॉपर्टी दी है इन द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है इसलिए उसने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दी है, तो एज अ आउटसाइडर के तौर पे दी, क्या पार्टनर के तौर पे दी, क्या नहीं। क्या उसने वो अपनी प्रॉपर्टी एज अ कैपिटल में इंक्लूड करवाई, नहीं, उसने सिर्फ जस्ट फर्म को अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दी एज अ लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में। इट्स एन आउटसाइडर। अगर वो रेंट की डिमांड करता है तो जो रेंट पेबल होगा वो फर्म के लिए एज अ चार्ज होगा। दैट मीन्स कंपल्सरी, हैव टू है, उसे पे आउट करना ही पड़ेगा ऑलवेज। So we can say that any amount payable to owner, अगर अमाउंट ऑनर को कुछ भी देनी है इन द कैपेसिटी ऑफ लेंडर, लैंडलॉर्ड और एज एन आउटसाइडर, इट विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। अगेन लास्ट एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं कि अगर हम पार्टनर को कुछ भी पे आउट करेंगे इन द कैपेसिटी ऑफ आउटसाइडर, वो एज अ चार्ज होगी। इट विल बी डेबिटेड इन P&L, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर की कैपेसिटी में दिया, क्या ऑनर की कैपेसिटी में दिया, नहीं। जब ऑनर की कैपेसिटी में दिया ही नहीं, पार्टनर की कैपेसिटी में दिया ही नहीं, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा क्या, नहीं। इसका मतलब अगर पार्टनर को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं या कुछ और आइटम एज आउटसाइडर के तौर पे दे रहे हैं, तो वो हर एक चीज़ कहाँ ट्रांसफ़र होगी, P&L में। एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर की कैपेसिटी में दे रहे हैं बिकॉज उसने अपनी मनी इन्वेस्ट की एज अ कैपिटल टू शेयर इन प्रॉफिट, देन इट विल बी एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट मीन्स हैव टू की सिचुएशंस आई क्या, नहीं। अप टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही एप्रोप्रिएशन किया जाएगा। ये डेबिट कहाँ होगा, P&L में या P&L एप्रोप्रिएशन में, P&L एप्रोप्रिएशन में। अगेन आई रिपीट, एज एन आउटसाइडर की कैपेसिटी P&L, एज एन ऑनर कैपेसिटी P&L एप्रोप्रिएशन। ओके, नाउ इन क्वेश्चन अगर सपोज इट विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, देन इट विल हैव टू। अगर क्वेश्चन है आपको बोल दिया कि पार्टनर की कैपेसिटी में कोई भी अमाउंट दे रहे हैं उसको चार्ज मानो, तो कन्फ्यूज़न होता है कि अब चार्ज मानने पर कहाँ डालें, P&L में डालें या P&L एप्रोप्रिएशन।
तो कोई कन्फ्यूज़न की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। बस ये ध्यान रखना है, पार्टनर की कैपेसिटी में अगर हम कुछ भी दे रहे हैं, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो एप्रोप्रिएशन हो, वो हमेशा कहाँ जाएगा, P&L में। लेकिन एज एन आउटसाइडर की कैपेसिटी में दे रहे हो तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, P&L में, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन। ओके, सो अगेन अगर हम लास्ट में अगर वापस डिस्कस करें तो पार्टनर की कैपेसिटी में अगर कुछ मिल रहा है, चाहे वो चार्ज हो या एप्रोप्रिएशन, वो कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इन द कैपेसिटी ऑफ आउटसाइडर ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, और वो हमेशा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, P&L अकाउंट। गॉट इट? ओके। नाउ 11th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, फिर भी मेरी 12th में एक बार मैं वापस रिकंसल्ट कर देती हूँ, रिकॉल करवा देती हूँ आपको। एक्सपेंस जो आउटसाइडर से रिलेटेड है, अगर आपने पे कर दिए तो आप उसकी एंट्री क्या करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। याद है आपने 11th में किया है, अगर आपने पे कर दिया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टिल पेबल आउटस्टैंडिंग है तो आप क्या एंट्री करोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिकॉज इट क्रिएट एन लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्या होगी, क्रेडिट। एट द एंड ऑफ ईयर जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस से कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, P&L में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस जो आपने डेबिट कर रखा था उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ डालोगे, क्रेडिट, P&L के डेबिट साइड में। जो चीज़ डेबिट थी उसको ख़त्म करके कहाँ डाल दी, P&L के डेबिट साइड में डाल दी। तो एक्सपेंस यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ख़त्म हो गए, अल्टीमेट P&L डेबिट हो गया। गॉट इट? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये आपने 11th में अभी तक किया था, क्योंकि 11th में सारे जितने भी एक्सपेंस थे वो सारे कौन से थे, आउटसाइडर के। 12th में आते हैं तो थोड़ा सा एक फेस बढ़ जाता है, एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर्स। अगर आपने पे कर दिए तो ऑब्वियसली एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे। पार्टनर्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। एट द एंड ऑफ ईयर अगेन एक्सपेंस है, किससे रिलेटेड है बेटा, पार्टनर से रिलेटेड। और पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, P&L में या P&L एप्रोप्रिएशन में, P&L एप्रोप्रिएशन है। पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम कहाँ ट्रांसफ़र होगी, P&L एप्रोप्रिएशन में। एट द एंड ऑफ ईयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एक्सपेंस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एक्सपेंस। हमने डेबिट किसको किया, P&L एप्रोप्रिएशन। आप देखो यहाँ पे आउटसाइडर है तो कहाँ डाला, P&L में, लेकिन एज अ पार्टनर्स का एक्सपेंस कहाँ डाला आपने, P&L एप्रोप्रिएशन में। आई थिंक अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है किस कैपेसिटी में एक्सपेंस है। आउटसाइडर की कैपेसिटी में एक्सपेंस है तो वो P&L में जाएगा, और ऑनर की कैपेसिटी में एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। ओके, आपका पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस स्टिल आउटस्टैंडिंग है, अभी तक देना है, तो कोई बात नहीं, पार्टनर्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हो गया तो डेबिट तो करेंगे। पार्टनर्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, नहीं, टू यहाँ पे तो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किया, क्यों, क्योंकि आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी थी। पार्टनर से रिलेटेड ऑलरेडी लाइबिलिटी क्रिएट हो रखी है बुक्स में, किस नाम से, कैपिटल के नाम से, तो नई लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे क्या, नहीं। पार्टनर्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल की लाइबिलिटी क्रिएट हो रखी है, उसमें हम ये ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने यहाँ ब्रीफ में लिख भी दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर्स क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट itself, because such liability is related to the partners which have been already in a liability side. ऑलरेडी लाइबिलिटी साइड में पार्टनर से रिलेटेड लाइबिलिटी है, तो हमें नया अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। आई थिंक आपको ये अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है P&L और P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में। ओके, नाउ अब हम थोड़ा केस स्टडी कर लेते हैं। बहुत थ्योरी पढ़ लिया, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ते हैं। दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों के पास 1 लाख रुपीज़ थे। इन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए अमाउंट। पार्टनरशिप फर्म नाम क्या रखा, AB ट्रेडिंग। चलो, इनिशियली उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 3:2। उन्होंने डिसाइड कर लिया। पूरे साल उन्होंने अच्छे से बिजनेस एक्टिविटीज़ की, और एट द एंड ऑफ ईयर ट्रेडिंग P&L बनाने के बाद उनका नेट प्रॉफिट कितना आया, 50,000। अब डीड में कुछ, चूँकि अब हमें ये देखना है, साल ख़त्म हो गया, प्रॉफिट को बांटना है, P&L तो बन चुका है, P&L बन गया, नेट प्रॉफिट निकल गया। अब इस प्रॉफिट को
अभी तक तो एक अकेला होता था तो सीधा कैपिटल में ले जाते थे, अब चूंकि दो पार्टनर है तो बांटना पड़ेगा। वी हैव टू कंसिडर एदर दे, तो आपको चेक करना है कि क्या हमारे पास पार्टनरशिप डीड बनी हुई है या नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड बनी हुई है, तो आप देखो कि उसमें क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा 3:2। इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा डीड में, बस ये दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2। ना सैलरी, ना बोनस, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट, किसी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में दे रखा है। तो हम ए और बी में जो 50,000 का प्रॉफिट है वो 3:2 में बांट देंगे, दैट्स इट। अगर डीड नहीं दे रखी मैम तो क्या करें, अभी जस्ट हमने पढ़ा, जब डीड नहीं हो, जब डीड ना हो तो प्रॉफिट शेयर इन इक्वल रेशियो, दैट इज़ 1:1। आपका प्रॉफिट कितना होगा 25,000 एंड 25, जो 50,000 है 25 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ केस सेकेंड, सेम केस 1 की तरह ही है बच्चा, जिसमें रेशियो 3:2 दे रखा है। ए और बी दो पार्टनर हैं, बिजनेस एक्टिविटी की, पूरे साल नेट प्रॉफिट अर्न कितना किया उन्होंने 50,000। अब हुआ क्या कि बिफोर 50,000 है, लेकिन डीड में लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे 50,000 नेट प्रॉफिट हुआ बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं, उससे पहले ही डिमांड कर रहा है, ए डिमांड कर रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए 10,000। अच्छा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किया होगा उसने, जिसके लिए वो डिमांड कर रहा है 10,000 मुझे बिजनेस से क्या चाहिए, कमीशन चाहिए अपने फर्म से। और वेयरएज बी डिमांड कर रहा है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड फॉर द सैलरी, किसके लिए डिमांड कर रहा है, सैलरी के लिए 15,000। भैया प्रॉफिट हुआ 50,000, ये 10,000 मांग रहा है, ये 15,000 मांग रहा है, तो 25,000 तो यहीं चले गए। माइंड में क्वेश्चन आता है क्या करना है मैम इसका, तो चलो देखते हैं। सच एक्सपेंस आर पेबल टू पार्टनर्स, ओब्वियसली एक्सपेंस किसको पेबल है, पार्टनर्स को। कमीशन दिया जा रहा है पार्टनर की कैपेसिटी में, सैलरी दी जा रही है एज अ पार्टनर की, आउटसाइडर तो दोनों ही नहीं है, पार्टनर की कैपेसिटी में। तो वी हैव टू कंसिडर दैट कि पार्टनरशिप डीड है हमारे पास या नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को ना कुछ दिया जाएगा ना पार्टनर से कुछ लिया जाएगा, सिर्फ जो प्रॉफिट है वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वी हैव टू कंसिडर दैट पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड और नॉट। फर्स्ट वी हैव टेकन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड। इन दैट केस सच एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर्स विल बी ट्रीटेड एज, अब पार्टनर से रिलेटेड है, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इसको कंपल्सरी मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो उसे हमेशा क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन। क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है नहीं, इफ़ क्वेश्चन से ट्रीटेड एज अ चार्ज, दैट मीन्स कंपल्सरी है, पार्टनर को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, ऑलवेज प्रोवाइडेड एट प्रॉफिट और लॉस, हमेशा देना ही है पार्टनर को। फर्म को लॉस हो रहा फिर भी पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो लेगा, तो ट्रीटेड एज अ चार्ज। पार्टनर को क्वेश्चन कुछ नहीं कहता इन अदर केस, तो वो हमेशा क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन। तो इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ये लाइन बहुत केयरफुली पढ़नी है कि हमें जो एप्रोप्रिएशन करना है हमारे प्रॉफिट का बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, वो ट्रीट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अगर क्वेश्चन में चार्ज वर्ड नहीं दिख रहा तो वो हमेशा क्या होगा, एप्रोप्रिएशन। इसके लिए क्वेश्चन कभी मेंशन नहीं करेगा, वी हैव टू एज्यूम एज एप्रोप्रिएशन। इन दैट केस आई एज्यूम दैट कि इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन। देन टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना था, 50,000। 50,000 में से ए को 10,000 कमीशन दे दिया, बी को 15,000 की सैलरी दे दी, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 25,000। मैम 50,000 में से 25,000 तो ए और बी ने ले लिए, तो पीछे कितने बचे, 25। अब इस बाकी के बचे हुए प्रॉफिट का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट इन एग्रीड रेशियो। और एग्रीड रेशियो क्या था, 3:2। 3:2, 15,000 एंड 10,000। तो यानी ए को कमीशन 10,000 मिल जाएगा और बाकी के बचा हुआ प्रॉफिट 15,000 मिल जाएगा, बी की सैलरी 15,000 मिल जाएगी और रिमेनिंग प्रॉफिट 10,000 इसको मिल जाएगा। और अगर हमारे पास अगर हम ये बोलें कि मैम डीड नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, पार्टनर तो बहुत डिमांड कर रहा है, लेकिन क्या करें, नथिंग इज़ टू बी गिवन।
nothing is to be provided except profit and interest on partners loan if provided. चूँकि क्वेश्चन हमारे केस में पार्टनर ने लोन दिया नहीं है तो ये चीज़ तो है नहीं, तो अब बचा क्या, कमीशन देंगे क्या, नहीं, सैलरी देंगे क्या, नहीं, तो जो प्रॉफिट है वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी के बीच में, दैट इज़ 25,000 एंड 25,000. In this class only we assume that appropriation. In next class we treat it as a charge and take a next case study. Okay, have a good day.